हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लैकस्टोन बग। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की और क्यों हमें पैसे सेव करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी। एक बार एक राजा ने एक आदमी से खुश होकर उसे मुंह मांगी चीज देने का फैसला लिया। उस आदमी ने कहा, महाराज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक चेसबोर्ड के पहले स्क्वायर पे एक चावल का दाना रख के अगले हर एक स्क्वायर पे डबल करके मुझे दे दीजिए। राजा को ये विश बहुत छोटी लगी और हंसते हुए उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस आदमी को चावल के दाने गिन के दे दो। कुछ समय बाद वो सिपाही भागते हुए राजा के पास आए और कहा कि वो आदमी कोई बेवकूफ़ नहीं है महाराज, बल्कि बहुत चालाक निकला। वो चावल के इतने दाने मांग रहा है जितने तो पूरी सल्तनत में नहीं है। वो थोड़े से चावल नहीं बल्कि पूरी दौलत मांग रहा था। इसी तरह एक पतला सा पेपर जिसकी मोटाई 0.001 सेंटीमीटर है, उसको अगर हम फोल्ड करना स्टार्ट करें, 46 बार फोल्ड करें तो उसकी मोटाई अर्थ से मून तक जितनी हो जाएगी। उसी तरह एक बार और बस फोल्ड कर दें उसको तो वो वापस मून से अर्थ तक आ जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसको जानता है वो कमाता है, जो इसको नहीं जान पाता वो केवल भरता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन एक्स जो कि 40,000 रुपये कमाता है, बट वो पैसे इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करता। वो महंगे महंगे फ़ोन खरीदता है, 1-1 लाख रुपए के, 15 लाख की कार खरीदता है, जिससे उसकी EMI 22,000 रुपये बन जाती है, जो कि इसके ख़त्म होने पर वो दूसरे महंगे सामान लोन पे ले लेता है। इसके बाद अगर कोई पैसा बचता है, उसके सपोज 5,000 रुपये बचते हैं, वो हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, जिसपे उसको सेफ 8% रिटर्न मिलता है। बाकी के पैसे से वह घर चलाता है। दूसरी तरफ पर्सन वाई रहता है, जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता है। वो भी 40,000 रुपये कमाता है और वो ज़रूरत के हिसाब से पैसे खर्च करता है। वो हर महीने 25,000 रुपये सेव करके इन्वेस्ट करता है। क्योंकि पर्सन वाई को कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है, इसलिए वो शेयर मार्केट से अच्छे अच्छे शेयर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसे कम से कम 15% का CAGR के हिसाब से रिटर्न मिल जाता है। पर वो 25 साल तक ही ऐसा कर पाता है। उसके बाद वो अपने पैसे विड्रॉ करके रिटायरमेंट इंजॉय करता है। और आखिरी में पर्सन जेड रहता है, जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है और उसको ये भी पता होता है कि जितने समय लंबा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उतना कंपाउंडिंग की पावर ग्रो करती है। वो सबसे कम कमाता है, 30,000 रुपये कमाता है और वो केवल ज़रूरत के हिसाब से ही खर्च करता है। ट्रैवलिंग अगर नहीं करनी होती वो बाइक खरीदता है, बाइक से ट्रैवल करता है। मोबाइल फ़ोन, कपड़े ज़रूरत के हिसाब से वो खरीदता है। बाकी उसमें से आधा पैसा वो सेव करके इन्वेस्ट करता है। क्योंकि पर्सन जेड को भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है, इसलिए वो शेयर मार्केट के अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और 15% का CGR मिलता है। अब आपको क्या लगता है 30 साल बाद किसके पास ज़्यादा पैसा होगा? आंसर ऑब्वियस है, पर्सन एक्स, जो कि कम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और कम रिटर्न मिल रहा है। इसका पैसा सबसे कम हुआ। 10 साल में इसने 9 लाख कमाया, 25 साल में 47 लाख और 30 साल में केवल 73 लाख कमाया। पर्सन वाई जो कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है 25,000, पर क्योंकि वो 25 साल तक करता है, इसलिए उसका 10 साल में पैसा होता है 70 लाख और 25 साल में होता है 7 करोड़ 34 लाख। पर पर्सन जेड जो कि कम पैसा इन्वेस्ट करता है, केवल 15,000, पर वो करता है कंटिन्यूटी 30 ईयर्स, जिससे इसका पैसा 10 साल में हो जाता है 42 लाख, 25 साल में होता है 4.40 करोड़। यहाँ पर्सन वाई से उसका पैसा कम होता है 25 साल में, बट वो केवल 5 साल और अगर इन्वेस्ट कर देता है तो उसका पैसा बन जाता है जस्ट डबल 9 करोड़। जो पैसा 25 साल में बना था 4.5 करोड़, वो पैसा उसके अगले 5 साल में बन जाता है डबल 9 करोड़। ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। पर्सन एक्स को एक कार लेनी होती है जो कि 20 लाख रुपए की होती है। उसे एक बैंक 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 लाख रुपए देने को तैयार होता है। पर्सन एक्स जो कि कोई सेविंग करने में बिलीव नहीं करता है, वो 20 लाख की कार खरीद लेता है। दूसरी तरफ पर्सन वाई रहता है, जिसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है, तो वो ज़रूरत के हिसाब से 10 लाख रुपए तक की एक कार ले लेता है। बाकी के 10 लाख रुपए, क्योंकि उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है, इसलिए बाकी के 10 लाख रुपए वो 15% के CAGR देने वाले, रिटर्न देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है। अब आपको क्या लगता है 10 साल बाद किसने एसेट क्रिएट किया है, पर्सन एक्स ने या फिर पर्सन वाई ने? चलिए देखते हैं।
पर्सन एक्स जो 20 लाख की कार लिया होता है, उसकी कार 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर हर साल 1,40,000 रुपये डिप्रिशिएट होती है, जो कि 10 साल में बढ़ते बढ़ते 14 लाख रुपये डिप्रिशिएट हो जाती है। मार्केट वैल्यू 10 साल बाद उस कार की बचती है 6 लाख रुपये। इसके साथ ही उसको प्रिंसिपल भी रिपेमेंट करना होता है 20 लाख रुपये का, जिसपे इंटरेस्ट भी उसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको 8% हर साल इंटरेस्ट भी रिपे करना होता है, जो कि 10 साल में हो जाता है 16 लाख रुपये। तो टोटल लॉस पर्सन एक्स कितना होता है? 20 लाख रुपए प्रिंसिपल पेमेंट के, 16 लाख रुपए इंटरेस्ट के, माइनस 6 लाख रुपए जो कार की मार्केट वैल्यू उसको मिल जाएंगे 10 साल बाद वो। तो टोटल वो कार 30 लाख की पड़ती है पर्सन एक्स को। दूसरी तरफ पर्सन वाई जिसने 10 लाख रुपए की कार ली होती है, उसकी कार भी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डिप्रिशिएट होते हुए 70,000 रुपये पर साल होते हुए 10 साल तक 7 लाख रुपए डिप्रिशिएट हो जाती है। 10 साल बाद उस कार की मार्केट वैल्यू बचती है 3 लाख रुपए। इसके साथ ही उसको प्रिंसिपल रिपेमेंट भी करना पड़ता है 20 लैक्स का, और उस पर इंटरेस्ट 20 लाख पे 8% के हिसाब से 1.60 लाख सिंपल इंटरेस्ट 10 साल तक 16 लाख रुपए उसको पे करने पड़ते हैं। तो पर्सन वाई का टोटल लॉस होता है 20 लाख रुपए प्रिंसिपल पेमेंट का, प्लस 16 लाख इंटरेस्ट का, माइनस 3 लाख रुपए जो उसको मार्केट वैल्यू कार की रियलाइज हो जाएगी। तो टोटल लॉस होता है पर्सन वाई का 33 लाख रुपीज़। क्या ये सही में पर्सन वाई को 33 लाख रुपीज़ का लॉस होता है? चलिए देखते हैं। पर्सन वाई ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट भी किए होते हैं, जिसपे उसे 15% के CAGR के हिसाब से रिटर्न मिल रहा होता है। पहले साल उसका रिटर्न केवल 1,50,000 मिलता है 10 लाख पे, पर यही रिटर्न 10वें साल उसको 5,57,681 मिलता है। और ये पैसे 10 लाख जो उसने लगाए होते हैं फर्स्ट ईयर में, वो बढ़ते बढ़ते 10वें ईयर में उसके 40,45,557 रुपये बन जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो पर्सन वाई को कोई लॉस नहीं होता है। उसका टोटल लॉस जो कि 33 लाख हुआ होता है कार लेने में, पर उसको रिटर्न भी मिलता है अपने इन्वेस्टमेंट से, जो कि होता है 40,45,000। तो पर्सन वाई का नेट प्रॉफिट हो जाता है 7,45,000 बिना उसने कोई अपना पैसा घर से लगाए हुए। अब आपको क्या लगता है, पर्सन एक्स सही था या पर्सन वाई सही था जिसने थोड़े कम पैसे की कार ली और बाकी के पैसे इन्वेस्ट कर दिए? ऑब्वियसली पर्सन वाई आपको सही लगेगा, बट हम ऐसा नहीं कह रहे कि कार लेना ही गलत बात है। कार लेना अच्छी बात है, आपको महंगी कार लेना अच्छी बात है, महंगी कार लेनी भी चाहिए, बट तब जब आपकी इनकम इतनी ज़्यादा हो कि पर्सन एक्स का अगर लॉस हम हटा भी दें तो आपको ज़्यादा उससे फ़र्क ना पड़ता हो। क्योंकि हमारे देश में कार लोन एक बहुत ही सस्ता चीपर लोन है। इस वजह से कई यंग लोग क्या करते हैं, वो अपनी इनकम का 30-50% कार की EMI में भरते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें पता भी नहीं होता है इससे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट उन पे क्या पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।